कि परमाणु को सर्वप्रथम विभाजित किया, यानी कि परमाणु को विभाजित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? ऑप्शन है बैकेरल, डाल्टन, जे थॉमसन, थॉमस ग्राहम। ठीक है, तो इसमें जो है परमाणु को सर्वप्रथम विभाजित किया था वो बैकेरल ने किया था। किसने किया था? बैकेरल ने। ठीक है, तो याद रखेंगे परमाणु को सर्वप्रथम विभाजित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है बैकेरल। ठीक है, बैकेरल ने ही परमाणु को सर्वप्रथम क्या किया था? विभाजित किया था। ठीक, तो बात करते हैं उसके बाद आपका डाल्टन के बारे में। ठीक है, तो डाल्टन ने बताया था कि परमाणु जो है वो अविभाज्य कण है। क्या है? अविभाज्य। अविभाज्य कण किसने बताया था सर्वप्रथम? तो याद रखना डाल्टन ने बताया था कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य कण होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की। और कितने ईस्वी में? तो 1897 में, यानी कि 1897 में जो है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब बात करते हैं थॉमस ग्राहम। ठीक है, तो थॉमस ग्राहम ने विसरण की दर बताया था, यानी कि आप विसरण की दर को आर लिखते हैं, यानी कि R1/R2 जो होता है वो बराबर होता है उनके वर्गमूल, यानी कि द्रव्यमानों के व्युत्क्रम, यानी कि M2/M1 के क्या होता है? बराबर होता है। तो थॉमस ग्राहम ने ये बताया था कि विसरण की जो दर होती है उनके द्रव्यमानों के व्युत्क्रम के वर्गमूल के बराबर होती है। ठीक है, तो विसरण की दर किसने दिया था? तो आप बताएंगे कि थॉमस ग्राहम ने दिया था। ठीक है, तो इसका जो थॉमस ग्राहम है इन्होंने विसरण की दर के अनुपात के बारे में बताया था और द्रव्यमान के। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किसी तत्व का सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, किसी तत्व का सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में क्या होता है? रह सकता है, कहलाता है अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। बताइए कौन सा आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अणु होगा, जो कि यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो अणु जो होता है ये हमेशा कैसी अवस्था में रहता है? स्वतंत्र अवस्था में रहता है। परमाणु के बारे में बता ही दिए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं थॉमस ने किया था, भी बताए थे। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो याद रखेंगे रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने, यानी कि रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन की खोज की थी। बात करते हैं अब अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न जो है हमारा, इलेक्ट्रॉन की संहति होती है हाइड्रोजन के नाभिक की। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन की जो संहति होती है हाइड्रोजन के नाभिक की। ठीक है, हाइड्रोजन के नाभिक की 1/1850, याद रखना 1/1850 के बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न, चौथा प्रश्न है हमारा कि परमाणु संख्या की खोज की थी। तो पहला ऑप्शन है चैडविक, मोजले, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड। तो याद रखना जो परमाणु की खोज सर्वप्रथम किया था वो चैडविक ने किया था। चैडविक नहीं, सॉरी गलती है, कौन सा किया था? मोजले ने किया था। ठीक है ना, हाँ, न्यूट्रॉन की खोज ना चैडविक ने की थी। किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर होगा, जिसने परमाणु की खोज की थी। तो परमाणु की खोज सर्वप्रथम किसको जाता है? तो मोजले ने। ठीक है, तो 4 नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो पांचवा प्रश्न है कि एक तत्व के दो समस्थानिकों को कौन सा गुण भिन्न हो सकता है। अब बात आती है कि समस्थानिक कहते किसे हैं। ठीक है, समस्थानिक कहते किसे हैं? तो याद रखना समस्थानिक में क्या होता है, समस्थानिक में क्या होता है कि इनकी द्रव्यमान संख्या जो होती है वो भिन्न होती है, यानी कि परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक किसका जो होता है वो समान होता है, लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या जो होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं? समस्थानिक। और जिसकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उसे हम समभारी कहते हैं। ठीक है, तो समस्थानिक में क्या होगा कि इसकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होगी। तो देखेंगे परमाणु संख्या ये हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी नहीं, ये दोनों गलत। तीसरा है आपका द्रव्यमान संख्या, बिल्कुल सही, यही आपका राइट आंसर होगा। यानी कि जिसमें समस्थानिक किसे कहता है, यानी कि वे तत्व जो जिनकी परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? समस्थानिक कहते हैं। यानी कि समस्थानिकों में द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न, यानी कि 6 नंबर प्रश्न पे। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? याद रखना रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी?
ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिविटी की जो खोज किया था वो है आपका हेनरी बेकुरल, ठीक है, हेनरी बेकुरल, यानी हेनरी बेकुरल ने ही जो है किसकी खोज की थी, तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए के बारे में कि मैडम क्यूरी ने क्या बताया था। तो याद रखना मैडम क्यूरी ने, ठीक है ना, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। किसकी खोज की थी, रेडियम की। याद रखना मैडम क्यूरी जो हैं इन्होंने रेडियम की खोज की थी, जो कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे पहली महिला थी। कौन, मैडम क्यूरी, यानी कि इनको ही रेडियम की खोज के लिए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, मैडम क्यूरी को याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे आप, मैडम क्यूरी ने, ठीक है। और रदरफोर्ड के बारे में जानते ही हैं, पता है ना आपको कि रदरफोर्ड क्या है, ठीक है। चलिए हाइजेनबर्ग, और हाइजेनबर्ग ने दिया था अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता, ठीक है, चितता का सिद्धांत जो दिया था किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने दिया था, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न 7 नंबर है हमारा, ठीक है, 7 नंबर है कि गामा किरणें हैं, ठीक है ना, गामा किरणें किसे कहा जाता है। तो याद रखना जो गामा किरणें होती हैं, ठीक है, जो गामा किरणें होती हैं वो उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन होती हैं। क्या होती हैं, उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन होती हैं, न कि उच्च ऊर्जा विद्युत। ये तो कभी संभव हो ही नहीं सकता। न्यून ऊर्जा यानी कम ऊर्जा वाली कभी नहीं हो सकता। उच्च ऊर्जा युक्त पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन का तो नाम ही नहीं आता इसमें, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती हैं। तो याद रखना नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें जो बनी होती हैं वो कैडमियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैडमियम की। बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए के बारे में। तो ये जो है यूरेनियम पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले कहाँ पे पाया जाता है। तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के तमिलपुर में पाया जाता है यूरेनियम, ठीक है। और ग्रेफाइट जानते हैं ये कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। कार्बन का क्या होता है, शुद्धतम रूप ग्रेफाइट होता है, ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा कार्बन का जो शुद्धतम रूप होता है वो आपका ग्रेफाइट होता है। बात करते हैं प्लूटोनियम। तो प्लूटोनियम के बारे में पूछता है कि इसकी खोज किसने की थी, ठीक है, यानी कि प्लूटोनियम की खोज किसने की थी। तो याद रखेंगे आप एनरिको फर्मी ने की थी। किसने की थी, एनरिको फर्मी ने। प्लूटोनियम की खोज किसने की थी, एनरिको फर्मी ने की थी, याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं हम फिर अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि परमाणु भट्ठी में ग्रेफाइट का कार्य करता है, ठीक है। परमाणु जो है वो परमाणु भट्ठी जो होती है ग्रेफाइट कार्य करता है, यानी कि उसमें ग्रेफाइट का कार्य क्या होता है। तो याद रखना ग्रेफाइट का जो कार्य होता है वो आपका विमंदक का होता है। किसका होता है, विमंदक का, यानी कि परमाणु भट्ठी में विमंदक का कार्य करता है ग्रेफाइट, ठीक है। बात करते हैं नियंत्रक का, ठीक है। तो नियंत्रक में आपका कैडमियम आ जाता है, ठीक है। नियंत्रक में क्या आता है, कैडमियम, याद रखिएगा कैडमियम, यानी नियंत्रक जो में काम आता है वो कैडमियम आता है। और बोरान की छड़, कैडमियम और बोरान की छड़ का प्रयोग किसमें होता है, तो नियंत्रक में होता है। अब बात करते हैं तीसरा जो ऑप्शन है हमारा, ठीक है, वो क्या है आपका शीतलक। तो शीतलक के रूप में आप सोडियम धातु का प्रयोग करते हैं। शीतलक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम धातु का। और सोडियम को जानते ही आप क्या कहा जाता है, Na, ठीक है। यानी कि शीतलक के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो कहेंगे कि सर सोडियम का होता है। और ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, यूरेनियम 235 का। यानी कि 9 का ऑप्शन 9 का जो आंसर होगा राइट आंसर हो तो विमंदक होगा। नियंत्रक छड़ में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, शीतलक में किसका प्रयोग किया जाता है और ईंधन में किसका प्रयोग किया जाता है, ये सभी हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है, ठीक है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न कि कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। अब देखिए वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी था, ठीक है ना, रेडियो एक्टिविटी था, लेकिन यहाँ पे कृत्रिम आ गया। तो याद रखना जो कृत्रिम जब आ जाएगा तो कृत्रिम जैसे ही आता है, कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो वो है आपका मैडम क्यूरी, ठीक है ना। तो मैडम क्यूरी ने ही रेडियो एक्टिविटी की क्या की थी, खोज की थी। लेकिन रेडियो एक्टिविटी में क्या है, कृत्रिम है, यह याद रखना, इस बड़े कन्फ्यूज होता है इसमें, ठीक है ना।
कंफ्यूज हो जाते हैं कि कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, ठीक है ना। तो हमको याद रखना है कि मैडम क्यूरी ने खोज की थी, और ये ऑप्शन के बारे में बता ही दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। 11वां प्रश्न है हमारा कि आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन है अल्फा कण, अल्फा को आप जानते हैं, इससे लिखते हैं। बीटा कण, बीटा जो होता है ये हमारा होता है। और गामा, गामा कण, ठीक है ना, गामा जो होता है ये हमारा होता है। तो कह रहा है कि आयनीकरण क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती हैं। तो आयनीकरण क्षमता याद रखिएगा सबसे अधिक होती है अल्फा कणों की। किसकी होती है? अल्फा कणों की, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अल्फा कणों की आयनीकरण क्षमता सबसे क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 12वां प्रश्न है हमारा कि प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती। अब बात आती है कि प्रयोगशाला में जो नाभिकीय संलयन होता है आखिर ये प्रयोग क्यों नहीं होता है। तो ऑप्शन है हमारा कि अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है। ये तो हो ही नहीं सकता भाई, अत्यधिक दाब की आवश्यकता, दाब की आवश्यकता कितना भी पड़े वो तो हो ही सकता है प्रयोगशाला में, ठीक है। अत्यधिक आयतन, ये भी हो सकता है। अत्यधिक ताप की आवश्यकता, हाँ ये बात आती है कि अत्यधिक ताप की आवश्यकता जो है, ठीक है, अत्यधिक ताप की आवश्यकता जो है अगर होगी तो हम नाभिकीय संलयन का प्रयोग प्रयोगशाला में नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा यही हमारा राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, और जब अत्यधिक ताप की आवश्यकता होगी तो निश्चित ही इसका प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि का प्रयोग नहीं की जाती है क्योंकि इसका अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। तो 13वां प्रश्न है कि रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिकीय एक बार में उत्सर्जित करता है। तो ध्यान रखना, ये तो निश्चित है कि इसमें जो है गामा किरण ये कभी भी उत्सर्जित नहीं करता है, गामा किरण कभी भी उत्सर्जित नहीं होता है। इसमें एक ही हो सकता है, या तो अल्फा कण उत्सर्जित कर सकते हैं या बीटा कण, इन दोनों में से किसी एक को ही आप उत्सर्जित करते हैं, ना कि दोनों को, ठीक है। तो यही जो होगा यही हमारा राइट आंसर होगा। तो देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए है कि केवल अल्फा या बीटा कण, बिल्कुल सही लीजिए, पहला ही आपका आंसर हो गया। यानी कि अल्फा या तो बीटा कण ही क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। अल्फा तथा बीटा कण ये कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। अल्फा बीटा कण तथा गामा दोनों ये ऐसे ही गलत है। अल्फा किरण, बीटा किरण तथा गामा किरण उत्सर्जित करते नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 13 प्रश्न हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो 14 प्रश्न है हमारा। 14वां प्रश्न जो है कह रहे कि गामा विकिरण की चाल प्रकाश की चाल की तुलना के संबंध में कौन सा सही है। तो ये कह रहे गामा विकिरण की चाल प्रकाश की चाल से क्या होती है? अधिक। इसका मतलब क्या होता है? अधिक। इधर का जो मान रहता है अधिक होता है, जैसे कि ये 4 है तो ये कितना रहता है? 3। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो अधिक तो होगा ही नहीं, कभी नहीं होता है, ये गलत है। हाँ ये सही है कि गामा विकिरण की जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल की क्या होती है? बराबर होती है। याद रखना, गामा विकिरण की चाल जो होती है वो प्रकाश की चाल की क्या होती है? बराबर होती है, ना कि अधिक ना कि कम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं 15वें प्रश्न पे। तो 15वां प्रश्न है कि गामा विकिरणों की भेदन क्षमता होती है। गामा विकिरणों की भेदन क्षमता होती है। तो याद रखना, गामा किरण की जो भेदन क्षमता होती है वो आपका अल्फा और बीटा इन दोनों से क्या होती हैं? अधिक होती हैं। याद रखना, क्या होती हैं? अधिक होती हैं। और आयनीकरण क्षमता आप जानते हैं किसकी अधिक होती है? अल्फा करण की होती है, ठीक है। और सबसे भेदन क्षमता किसकी अधिक होती है? तो कहें कि सर गामा की होती है, यानी कि अल्फ़ा और बीटा से, दोनों से। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका। तो पहला ऑप्शन है आपका कि अल्फ़ा तथा बीटा दोनों प्रकार की किरणों से अधिक। लीजिए पहला ही ऑप्शन हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि गामा किरणों की भेदन क्षमता अधिक होती है और अल्फ़ा किरणों की आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है। याद रखना, इसकी आयनीकरण क्षमता होती है, ठीक है। इसकी आयनीकरण क्षमता अधिक होती है और इसका जो होता है भेदन क्षमता इसकी अधिक होती है। तो इसका मतलब कि अल्फा और बीटा से दोनों से क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। बात करते हैं 16वें प्रश्न पे। तो 16वां प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा कार्य करता है? तो याद रखना, नाभिकीय रिएक्टर में जो कार्य करता है वो आपका नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। नाभिकीय रिएक्टर में रिएक्टर में कौन सा कार्य करता है? तो याद रखना कि नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का क्या होता है? उत्पादन होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। परमाणु बम विस्फोट होता है। चलिए ये आगे हमारा प्रश्न आएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 17वां नंबर है
17 नंबर है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होती हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बम जो होती हैं वो आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित होती हैं। किस पर? नाभिकीय संलयन पर। याद रखना, हाइड्रोजन बम जो होता है वो आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ठीक है, और नाभिकीय विखंडन पे क्या आधारित होता है? तो नाभिकीय विखंडन पर हम बताए थे आपका परमाणु बम। कौन सा बम? परमाणु बम। याद रखना, नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम होता है और नाभिकीय संलयन पर विखंडन कौन सा होता है आधारित? हाइड्रोजन बम होता है और नाभिकीय विखंडन पे परमाणु बम। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। बात करते हैं फिर अगले प्रश्न पे। तो 18वां प्रश्न है कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा किससे प्राप्त करता है? तो याद रखना, सूर्य जो है अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है वो संलयन प्रक्रम द्वारा प्राप्त करता है। किस प्रक्रम द्वारा? संलयन प्रक्रम द्वारा, न कि विखंडन प्रक्रम, न कि विखंडन। ये सब तीनों क्या है? गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा किससे प्राप्त करता है? तो कहेंगे कि सर संलयन प्रक्रम द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न जो कि 19वां प्रश्न है कि संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखेंगे फ्रैंकलैंड ने किया था। संयोजकता शब्द का प्रयोग किसने किया था? फ्रैंकलैंड ने किया था। याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। और इस पूरे प्रश्न का अंतिम जो प्रश्न है आपका वो है कि वैद्युत संयोजक बंध बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि विद्युत आवेशित कणों का, ठीक है, उदासीन अणुओं का, उदासीन परमाणुओं का, या विद्युत धनावेशित अणुओं परमाणुओं या समूह का। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। यानी कि जो हमारा, ठीक है, जो हमारा वैद्युत संयोजक बंध बना होता है वो बना होता है किससे आपका? तो विद्युत आवेशित परमाणु या परमाणु समूह का बना होता है। यानी कि 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। जब अच्छे से समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को, ठीक है, सब्सक्राइब, ठीक है ना, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, लाइक और कमेंट कीजिएगा ताकि इस तरह की, और उस बेल आइकन को क्या कर दीजिएगा? प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर समय मिल सके। ठीक है ना, जब भी वीडियो अपलोड हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।